स्वागत है विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शिरीन खान और आज मैं एनसीईआरटी कक्षा 7 की पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ाने वाली हूँ। विद्यार्थियों, जीवन का दूसरा नाम हर समय कुछ न कुछ अनुभव करते रहना है। अनुभवों से सीखकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। जैसे अगर किसी कार्य का निष्कर्ष गलत भी रहा, परंतु उससे मिला अनुभव गलत नहीं होता। उसी अनुभव के आधार पर हम कार्य को अलग प्रकार से करते हैं। आइए जानते हैं विद्यार्थियों इस पाठ की लेखिका के बारे में। इनका नाम है तेतुस्को कुरियानागी। ये जापान की जानी मानी टेलीविज़न हस्ती हैं। इनकी एक किताब जिसका नाम है तोतो-चान अ लिटिल गर्ल एट द विंडो। तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। ये जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। ये एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और इसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं और गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक श्री कोबायाशी हैं। लेखिका तेतुस्को कुरियानागी इसी स्कूल की छात्रा थीं। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित ये पुस्तक तोतो-चान है। इसका अंश हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया अपूर्व अनुभव है। इसका अनुवाद पूर्व याज्ञिक कुशवाहा ने किया है। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं इस कहानी में आए कुछ खास लोगों के बारे में, जिससे इस कहानी को पढ़ने में हमें बहुत मजा आएगा। क्योंकि इस कहानी का अनुवाद जापानी से हिंदी में किया गया है, इसमें कुछ जगहों और व्यक्तियों के नाम जापानी में ही प्रयोग किए गए हैं। कहानी में लेखिका जिनका बचपन का नाम तोतो-चान है और उनके दोस्त यासुकी-चान पर ये आधारित है। इस कहानी में आपको इन दोनों बच्चों के बचपन के अनुभवों और शरारतों के बारे में पता चलने वाला है। जब तोतो ने पहली बार तोमोए का गेट देखा तो वो बड़े ही आश्चर्य से देखती रही। तोतो ने अब तक जितने स्कूल देखे थे उन सभी के गेट सीमेंट के खंभों से बने थे। तोमोए का गेट पेड़ के 2 तनों से बना है, जिसमें खूब सारी टहनियां, फूल और पत्ते हैं। तोतो-चान के नए स्कूल का नाम तोमोए गाकुएन है। तोमोए टोक्यो के दक्षिण पश्चिम में तोयाको रेलवे लाइन के पास है, जहां से थोड़ी ही दूरी पर तामा नदी बहती दिखती है। स्कूल के चारों ओर दीवारों की जगह पेड़ है और साथ ही पौधों की क्यारियां भी है, जो रंग बिरंगे फूलों से लदी पड़ी है। तोमोए आम स्कूल नहीं है। इसमें स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते हैं। तोतो-चान को लगा ये तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल। हाँ, तोतो, जरूर
मास्टर जी वो देखिए भालू। चिड़िया, बंदर। शेर। और वो क्या है? मास्टर जी, आसमान। तो बच्चों, आज हम तलाशेंगे प्रकृति की लय और ताल। तो बच्चों, तुम्हें मेरे इस तरफ क्या दिखाई दे रहा है? नदी। हाँ, और नदी बहती कैसे है? मास्टर जी, ऊंची नीची, ऊंची नीची। ऊंची नीची, ऊंची नीची। तो बताओ बच्चों, तुम्हारे उस तरफ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़। लेकिन इस पहाड़ पर तो हम हमेशा ही आते हैं। तो ये तो एक पुराना पहाड़ हुआ। नहीं नहीं मास्टर जी, आज तो इस पर कोहरा भी है। काले बादल भी है। लाल रंग का फूल भी। मास्टर जी, आज इस पर बर्फ भी है। हाँ, आज तो इस पर बर्फ भी है। मतलब आज ये एकदम नया पहाड़ है। तो बताओ बच्चों। तो आइए विद्यार्थियों, हम पढ़ते हैं इस कहानी को और जानते हैं किस प्रकार का अनुभव के बारे में इसमें बताया गया है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहानी इस प्रकार है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो मोए में हर एक बच्चा बाघ के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उस पर चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते। ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी ये। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वे सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वे ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वे यासुकी चान के घर डेनिन चोफू जा रही है। चूंकि वे झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वे अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था। वे उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगे। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वे तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वे एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वे द्विशाखा तक पहुंच जाए। वे कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, तुम ऊपर आ जाओ। ठीक है, अब तुम
चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वे पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई। यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वे सोच बैठी थी। अब क्या करे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वे उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, मुझे एक बात सूझी है। वे फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज को उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिससे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वे तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की आवाज से कहा। ये डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वे उसके पीछे हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वे ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा तक पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वे रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी हुई उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वे बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वे जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वे खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वे पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिससे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम
घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय ये तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। ये कहानी तो बहुत ही साहस से भरी हुई थी। आशा करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आइए विद्यार्थियों, इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों के अर्थ जानते हैं। जैसे शब्द है सभागार, जिसका अर्थ है सभा गृह। अगला शब्द है शिविर, जिसका अर्थ है पड़ाव। शब्द द्विशाखा, अर्थ दो डाल। शब्द आमंत्रित, अर्थ बुलावा। शब्द शिष्टता, अर्थ सभ्यता। शब्द धकियाना, जिसका अर्थ है धक्का देना। शब्द थामना, जिसका अर्थ है पकड़ना। शब्द हताश, अर्थ निराश। शब्द तरबतर, जिसका अर्थ होता है डूबा हुआ। शब्द निजी, जिसका अर्थ है स्वयं। विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ में आए अभ्यासी प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न: यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? उत्तर है, तोमोए में हर बच्चे का अपना एक निजी पेड़ था और वे इस पेड़ पर चढ़ते थे। यासुकी चान को पोलियो था, इस कारण वे पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था और ना ही वे किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के लिए इच्छुक है और उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास किया। अगला प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अनुभव अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर थे? इसका उत्तर है, तोतो चान ने जिस प्रकार यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाया और उसने ये सब निस्वार्थ मन से किया, जिससे उसे अधिक प्रसन्नता हुई और साथ ही साथ अपूर्व आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ। यासुकी चान को पोलियो था। वे जानता था कि उसके पेड़ पर चढ़ने की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, परंतु जब ये इच्छा पूरी हुई तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसने पेड़ पर चढ़कर दुनिया का एक अलग दृश्य देखा। ये इसका अपूर्व अनुभव था। अगला प्रश्न, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका था। लेखिका ने इस अधूरे वाक्य का उपयोग क्यों किया है? इसका उत्तर है, यासुकी चान को पोलियो था, जिससे वे पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। तोतो चान ने अपने माता पिता को बिना बताए ये कार्य बहुत साहस और जोखिम उठाकर किया और यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर दम लिया, परंतु ऐसा अब आगे शायद नहीं हो पाएगा। विद्यार्थियों, अब आपको अभ्यासी प्रश्नों को इसी प्रकार करना है। पाठ के आगे के भाग से अगला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न है, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया था क्योंकि उसमें जोखिम था। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य ही पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? इसका उत्तर है, हम ऐसे कार्यों के लिए कठिन परिश्रम और बुद्धि का उपयोग करेंगे जिससे समाज का कल्याण हो एवं जिससे हम दूसरों के चेहरों पर हंसी ला सकें। विद्यार्थियों, अब हम अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे क्यों थीं? उत्तर, तोतो चान माँ से झूठ बोलकर यासुकी चान की मदद करने जा रही थी।
उसका झूठ कहीं पकड़ा ना जाए, इस डर से वे नजरें नीचे की हुई थी। प्रश्न, यासुकी चांद जैसी शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधाओं वाले जगहों की सूची बनाइए। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में इसकी सूची अवश्य ही बनाएं। विद्यार्थियों, अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं किसी भी कार्य के लिए, तब जिन स्थानों से होकर गुजरते हैं तो ध्यान दीजिए कि वहां ऐसी सुविधाएं आपको नजर आती हैं। अगर हाँ, तो उनकी सूची बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उदाहरण के लिए पार्क या स्कूल। विद्यार्थियों, अब हम भाषा की बात पर आधारित प्रश्न करेंगे। प्रश्न इस प्रकार हैं। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। द्विशाखा के भांति त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण आप जानते ही होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और इनकी ध्वनि अंग्रेजी संख्या में कितनी मिलती जुलती है बताइए। विद्यार्थियों, अब हम हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में बोले जाने वाली इन संख्याओं की ध्वनि को सूची के अनुसार देखेंगे। सूची इस प्रकार है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। हिंदी में एक, संस्कृत में एकम, अंग्रेजी में जिसे हम वन कहते हैं। हिंदी में दो, संस्कृत में द्वे, अंग्रेजी में टू। हिंदी में तीन, संस्कृत में त्रीणि, अंग्रेजी में थ्री। हिंदी में चार, संस्कृत में चत्वारी, अंग्रेजी में फोर। हिंदी में पाँच, संस्कृत में पंच और अंग्रेजी में फाइव। इसी प्रकार विद्यार्थियों, आपको 6 से 10 तक संख्याओं को हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में अपनी उत्तर पुस्तिका में सूची बनाना है। विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। मुश्किलों से घबराकर जीवन में किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य को संपूर्ण करना चाहिए। मेहनत के बाद प्राप्त सफलता से अधिक प्रसन्नता होती है। हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आसपास अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो हम उसके कार्य को पूरा करने में उसकी मदद करें। हमारा जीवन तब सफल होता है जब हम दूसरों के काम आते हैं। नेक कार्यों में ईश्वर के द्वारा भी हमें सहायता प्राप्त होती है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर जो हमें खुशी प्राप्त होती है, उसका कोई मोल नहीं होता। विद्यार्थियों, लेखिका ने जिस प्रकार अपने बचपन की याद को एक कहानी का रूप देकर इसे प्रस्तुत किया, वह बहुत ही रोचक था। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली बार एक नए अध्याय के साथ।